बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब से पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला किया गया है, इस पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले के बाद कुछ लोग जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में गलतफ़हमी का शिकार हैं। उनकी क्या गलतफ़हमी है और अगर उनकी ये गलतफ़हमी बरकरार रही तो ये गलतफ़हमी कौन दूर करेगा, कैसे दूर करेगा और 14 तबक भी रोशन हो जाएँगे। एक तो इस मामले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा 2 ख़बरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन दूसरा फ़ैसला भी कर लिया है। वो दूसरा फ़ैसला क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। काज़ी फ़ाइज़ा की दबंग वापसी, यानी वापसी की बातें हो रही हैं, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और फिर 27वीं तरमीम की बात हो रही है। 27वीं तरमीम में क्या-क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जिन्होंने कल एक नोट लिखा और उस नोट में चीफ जस्टिस का हवाला दिया गया, लेकिन लगता ये है कि जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी खुद भी भूल गए। काज़ी फ़ैसल साहब को तो उन्होंने टारगेट किया, लेकिन वो एक गलती भी कर बैठे हैं। वो गलती क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले नाज़रीन, 2 मुख्तसर सी खबरें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम दरख्वास्तें हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। एक दरख्वास्त जो है वो कंटेम्प्ट की दायर की गई, जिस पर कल जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब ने नोटिस का जारी करके जवाब मांगा था। दूसरी दरख्वास्त इमरान खान साहब की बहन की है, इमरान खान साहब की हमशीरा की है, नौरीन न्याज़ी की साहिबा की, और उसमें भी वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती हैं। तो इन 2 केसेस की समाअत के हवाले से दिन के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि 26वीं तरमीम तो चलें हो गई, लेकिन अब 27वीं तरमीम भी लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये फ़िलहाल तो सोशल मीडिया की बेपरखी है, ये सोशल मीडिया की न्यूज़ है, लेकिन एक चीज़ नाज़रीन जो बनती हुई नज़र आ रही है कि ये जो मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ के लोगों के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस हैं, या तहरीक इंसाफ़ ने ख़ुद अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, ये सीटें जब खाली होंगी, यानी सैफुल्लाह अबड़ो के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में है, वो अगर पॉजिटिव हो जाता है तो सैफुल्लाह अबड़ो के डिस्क्वालीफाई होने के बाद सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर मुंतखब होगा, क्योंकि वहाँ पे अब पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। तहरीक इंसाफ वहाँ से अपना सेनेटर अब नहीं बनवा सकती। इसी तरीके से आदिल बाज़ई हो गए बलूचिस्तान से, और मलिक इलियास साहब हो गए गुजरात से, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है। तो ये सीटें 3 जो हैं पार्लियामेंट में, 2 कौमी असम्बली में मिल जाएंगी और 1 जो है वो सेनेट में मिल जाएगा। इसी तरीके से सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहरीक इंसाफ के सवाद से एमएनए हैं, उनके खिलाफ भी अगर रेफरेंस पॉजिटिव हुआ तो 3 सीटें तो कौमी असम्बली में मिल जाएंगी। तो ये सीटें इनकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और कुछ जगहों पर ज़िमनी इलेक्शन भी हो सकता है, वहाँ पर भी सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को, क्योंकि अब आप देखें ना कि वो जो मुबारक ज़ेब हैं वो क्यों हुकूमत के साथ गए हैं कि ये हमारा काम ही नहीं करवाते। केपी हुकूमत वाले कोई इलाके की तरक्याती कामों के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं देते, तो क्यों इनके साथ करें। अगर मैं इनके साथ भी रहूं और वफाकी हुकूमत से दूर भी रहूं, इलाके की तरक्की भी ना हो, आवाम को मसाइल हल ना हो, आवाम की सहूलियत के मैं कुछ कर ना सकूं, तो फिर मुझे आवाम का नुमाइंदा मुंतखब होने की क्या ज़रूरत है। बल्कि उसने तो ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई वालों ने तो मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था। अब नाज़िम मखसूस नशिस्तों का फैसला भी होना है इलेक्शन कमीशन से। अगर बाइफर्केशन सिर्फ इस हद तक हो जाती है कि 39 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहेंगे, 41 आज़ाद हैं, 41 आज़ाद अरकान की हद तक मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो 2/3 अक्सरियत तो कौमी असम्बली में पूरी होगी। फिर उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि रुका हुआ है, अदालतों की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अदालतों में सेनेट का इलेक्शन का मामला ज़ेर इल्तवा है। वहाँ पर यह मामला जब तय होगा और फिर सेनेट का इलेक्शन जब केपी असम्बली में होगा, तो 1 सीट आपको पहले मिल चुकी होगी, और जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े माने जाते हैं जोड़ तोड़ के लिए, तो 3-4 सेनेटर वहाँ से भी मिल जाएंगे हुक्मरान इत्तेहाद को।
तो इस सूरत में वो जो मौलाना फजलरहमान साहब वाली ज़रूरत है, अगली तरमीम अगर होती है तो मेरे ख्याल से उससे पहले नंबर गेम का भी, वो कहते हैं ना कि पूरा एक काम मुकम्मल कर लेना, वो पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। उससे पहले फिर शायद 27वीं तरमीम की वाइब जो सोशल मीडिया पे हैं, शायद ऐसी तरमीम आए। इस तरमीम के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का काम अमल में लाया जाएगा और उसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से भी चीज़ों को वाज़ेह किया जाएगा। जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र है वो बात भी आ सकती है, और उसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या क्या हो सकता है, काजी फैसल साहब की वापसी होगी नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 27वीं तरमीम की बातें होना शुरू हो चुकी हैं और नंबर गेम भी पूरी की जाएगी। ये जो लोग पार्लिमानी, बल्कि पीटीआई के अपने लोग भी खाली होंगे। अब याहिया फरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनके बारे में आप देखें भी क्या बेपर्कियाँ फैलाई जा रही हैं, क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले तो एक जो चीज़ और हुई है कि काजी फैसल साहब चैम्बर पे थे, आज वो चैम्बर वर्क से वापस, ये वापसी तो उनकी हो रही है कि वो अदालत में वापस आ रहे हैं। कल वो दोबारा जुमे के रोज़ चैम्बर वर्क पे चले जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उम्रे की अदायगी के लिए आज रवाना हो चुके हैं सऊदी अरब मक्का के लिए, अब वो 1 नवंबर तक वहाँ पे रहेंगे। अब ये जो फ़ैसला है मंसूर अली शाह साहब का अचानक से सऊदी अरब चले जाना है, इसके नाज़िर 2 फॉल आउट होंगे, यानी 2 इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। एक तो ये होगा, जो लोग कहेंगे कि देखें जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फैसल साहब का जो रेफरेंस है उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, जब वो सऊदी अरब में होंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि जब मंसूर अली शाह साहब जाएंगे और 1 नवंबर को उनकी वापसी है, तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सऊदी अरब में उम्रा अदा कर रहे होंगे और यहाँ पे जिस रोज़ काजी फैसल रिटायर्ड होंगे उससे अगले रोज़ तकरीब हल्फ बर्दारी भी है, तो उस तकरीब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। अब काजी फैसल साहब की अगर हम बात करें तो अल्लाह कबूल करे, हमारे शाहजी का जो उम्रा है मंसूर अली शाह साहब का, उनका उम्रा कबूल करे। लेकिन हमने 2019 में भी विटनेस किया, 2000 जनवरी 2019 में, कि मंसूर अली शाह साहब का साकिब निसार साहब के रेफरेंस में भी नहीं आए थे, और काजी फैसल साहब, उनके भी इख्तिलाफात थे साकिब निसार के साथ। लेकिन काजी फैसल साहब जो हैं वो चेयर को देखते हुए, चीफ जस्टिस के ओहदे को देखते हुए उस रेफरेंस में शरीक हुए थे। इशाइये में भी आए थे और उसके साथ साथ जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें भी शरीक हुए थे। और बल्कि मुझे तो एक और चीज़ भी मेरे नॉलेज में है, ये हमें साकिब निसार साहब के दौर से, उनके चैम्बर से पता चला था, जब फैज़ाबाद धरने का नोटिस लिया था काजी फैसल साहब ने और जस्टिस मुशीर आलम साहब ने, और वो आर्टिकल 184(3) का हतमी नोटिस लेने के लिए मामला जब साकिब निसार साहब के पास भेजा गया, तो साकिब निसार साहब जो है वो उस पर नहीं कर रहे थे कि ये नोटिस लेना चाहिए। तो फिर जब उनको बताया गया कि वो एक वीडियो चल रही है, उस वीडियो में जो है वो बड़ी मतलब इंसल्टेटिव है, बड़ी इंसल्ट करने वाली है, तो आप इसको ना देखें, आप इसको कर लें, और लोगों के लिए मसाइल भी हैं। तो फिर वो सो मोटो भी हुआ था। तो अब काजी फैसल साहब के बारे में तो चलें, जो लोगों ने समझा कि हम उसके बारे में जो बात करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि लाइटली उन्होंने किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लिया, और ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। एक कंटेम्प्ट का नोटिस उन्होंने लिया अतर मिनल्ला साहब, जिनके बारे में फैसल बड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब कमरे अदालत में बैठे अतर मिनल्ला साहब ने उस पर रिमार्क्स दिए तो काजी फैसल साहब ने उस पर कंटेम्प्ट का नोटिस भी ले लिया। अदरवाइज़ अपनी ज़ात के हवाले से कभी उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब आप देखेंगे, जब से, जो मैंने आगाज़ में बात की कि जैसे याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस 30वें चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं, अब उनके बारे में क्या चीज़ें फैलाई जा रही हैं, यानी किसी का ना सर है ना किसी का पैर है। मैं सिर्फ 4 बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो कहा गया कि जब याहिया अफरीदी साहब ये ओहदा एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पहले दिन ही खुद को एक्सपोज कर देंगे। और फिर कहा गया कि अगर ये हल्फ उठाएंगे तो पहले दिन ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। और फिर साथ में कहा गया कि ये तो बेअख्तियारात, यानी इसके पास कोई अख्तियार ही नहीं होगा, याहिया अफरीदी के पास ये एक बेअख्तियाराती चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। और फिर ये भी कहा गया, किसने कहा कि छुरा घोंप दिया, अपने दोस्तों के साथ धोखा कर दिया। अब नाज़रीन इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब इसमें
ये 4 बातें आपने नोट की हैं, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, वजह दोबारा बताने की भी बताऊँगा। यानी वो बेअख्तियार होंगे, वो कंट्रोवर्शियल होंगे, वो एक्सपोज़ हो गए हैं, छुरा घोंप दिया है। अब उसके बाद फिर नया मौक़िफ़ क्या रखा गया? नया मौक़िफ़ ये रखा गया, यानी याह्या अफ़रीदी साहब की तैनाती को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया। पहले उल्टी-सीधी बेपर्कियाँ उड़ाई गईं, इल्ज़ामात लगाए गए और फिर जब पता लगा कि नहीं भई, ये याह्या अफ़रीदी साहब काज़ी फ़ाइज़ा नहीं हैं, ये स्पेयर नहीं करेगा, तो फिर नया बयानिया ये बनाया गया कि जस्टिस याह्या अफ़रीदी ने हुकूमत की उम्मीदों पे पानी फेर दिया हल्फ़ उठाने का फ़ैसला करके। जस्टिस याह्या अफ़रीदी जो है वो हीरो बन गए हैं। जस्टिस याह्या अफ़रीदी के हवाले से हुकूमत की गलतफ़हमी है, हुकूमत ने मिसरीडिंग की है और जस्टिस याह्या अफ़रीदी को चीफ जस्टिस बनाना हुकूमत के गले पड़ जाएगा। ओ भाई, एक बात तो कर लो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? और मैं हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे लोगों की बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। ऐसे लंडे के जो फ़िलासफ़र हैं, उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। भई, या तो आप बेअख्तियार कह लो, या तो आप कह लो कि कंट्रोवर्शियल हो गए, फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये हिकमत अमली के तहत। और मैंने कल एक यूथियों से पूछा, मैंने कहा क्या कहते हो याह्या अफ़रीदी के बारे में, अब तो उसने हल्फ़ उठाने का फ़ैसला कर लिया। उसने कहा जी अब हम ये कहेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने पर जो है, ये जस्टिस याह्या अफ़रीदी साहब ने हल्फ़ लेने का फ़ैसला किया है, वो इनके साथ हैं। और हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब याह्या अफ़रीदी साहब भी चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन उनकी पुश पे जो सपोर्ट होगी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की होगी। लें जनाब जी, ये पढ़िए सहाफ़त, ये पढ़ा है जी तबसरा, ये पढ़ा है जी तर्जिया, ये तो तरीक़ाकार है। तो फिर काज़ी जब कहता है कि भूख डॉलर कमाने की है, और वो भी जब आपके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, तो फिर डॉलर की भूख क्यों ना हो? जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देखती है, तो पाकिस्तान में जिनकी व्यूअरशिप है उनको तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, ना मिलने के बराबर मिलते हैं। लेकिन जिनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको छप्पड़ फाड़ के डॉलरों का ख़जाना मिलता है। तो वो भूख जब पड़ जाए ना, फिर वो भूख मिटती नहीं है। हालांकि मैंने ये भी सुना, यहाँ तक कहा गया कि मुझे, बल्कि याह्या साहब की नॉमिनेशन से पहले, कि हुकूमती एक बड़े आम शख्सियत ने बता दिया है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। जब खबर बाउंस हुई तो फिर याह्या अफ़रीदी के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए। और जब पता चला कि पठान अफ़रीदी छोड़ेगा नहीं, अगर गलत बात करेंगे, वो बाय बुक जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, कानून के मुताबिक जाएगा और किसी ऐसी हैंकी-पैंकी को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो फिर एक नई चीज़ घड़ ली गई। बल्कि पहले तो मैं ये भी सुन रहा था कि मंसूर अली शाह साहब होते तो इख्तिलाफ़ात को वो ख़त्म कर सकते थे, इस्लाहात कर सकते थे, भाई याह्या अफ़रीदी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सवाल उठाया और फिर बाद में मैंने देखा कि वो ही रट लगा के बैठे थे कि याह्या अफ़रीदी साहब में इतनी काबिलियत है, इतनी ख़ासियत है, ये क्वालिटी है कि वो जजेस में इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म कर सकते हैं, उनका किसी जज के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं। ये नाज़रीन कमाल जो है, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो नाज़रीन ये है कि जस्टिस अपनी बुशरा बीबी साहिबा की डील के हवाले से बात हो रही है कि बुशरा बीबी साहिबा जो जेल से बाहर आ रही हैं, उनकी डील हो गई है और अब वो बाहर आएंगी और उनकी वापसी का जो रास्ता है वो नहीं रोका जाएगा और वो आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी मामलात को भी देखेंगी। इस पे हसन अयूब साहब ने भी खबर दी है और कुछ और भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैंने देखा है, तो वो भी इस पे यही बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने नैब तरमीम केस में जो नोट लिखा है, उसकी चंद चीज़ें मैं नाज़रीन आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नोट लिखते हुए जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब, मैं उनकी कोई कंटेम्प्ट नहीं करूँगा उनकी ज़ात के हवाले से, लेकिन लगता है कि वो भूल गए कि वो खुद भी अपने किसी फ़ैसले में जजेस का नाम लिख चुके हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने लिखा क्या है। वो ये लिखते हैं कि अदालती वक़ार का तकाज़ा है कि इख्तिलाफ़ तहज़ीब के दायरे में रहकर किया जाए। फ़ैसले में, यानी जो काज़ी फ़ायसी साहब ने नैब तरमीम का फ़ैसला लिखा था, उसमें साबिक़ जजेस की बात की गई थी, इजाज़ुल एहसन साहब की, मुनीब अख्तर साहब की और जनाब बंदयाल साहब की। तो अपने हसन अज़हर रिज़वी साहब भी लिखते हैं कि फ़ैसले में साबिक़ जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए और अदालती वक़ार का तकाज़ा है कि इख्तिलाफ़ तहज़ीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फ़ैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फ़ैसला लिखने वाले की तज़हीक की जाए। यानी फ़ैसला मुनीब अख्तर साहब ने लिखा, तो हसन अज़हर रिज़वी साहब कह रहे हैं कि उनकी तज़हीक की गई है। आगे वो लिखते हैं कि पार्लिमान को अख्तियार है कि माज़ी से भी कानून का इतलाक़ कर सकता है। चलें, ये बात तो वाज़ेह होगी, लेकिन आगे चल के मैं 2-3 जुमले और पढ़ूँगा और फिर मुद्दे पे आते हैं। हसन रिज़वी साहब ने लिखा कि अक्सरियती फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने करार दिया
कि नैब तरमीम केस 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। चीफ जस्टिस शायद भूल गए थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हुक्म इम्तना की तौसीक पर उन्होंने खुद दस्तखत किए थे। यानी जो हुक्म इम्तना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ, रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि कादी फायसा साहब ने उस हुक्म इम्तना को एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हकाइक मिसिंग हो रहे हैं इस बात के साथ, या तो हमारे रिपोर्टर ने इसको गलत तरीके से जो है वो उतारा है ट्रांसलेट करके। लेकिन फैक्चुअली ये है कि वो हुक्म इम्तना इसलिए देना पड़ा क्योंकि काजी फायसा साहब का एक स्टांस था कि जब तक ये कानून डिसाइड ना हो जाए हमें बाकी मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस बन गए और सिर्फ इस मुकदमे की वजह से कुछ जज साहबान ने बाहर भी जाना था, वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर हुक्म इम्तना को तौसीक करना पड़ा, ये वजह बनी थी। लेकिन बहरहाल अगर रिजवी साहब भी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ने शायद अपील सुनते हुए ख़ुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया। यानी यहाँ पे हसन रिजवी साहब कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब खुद को सुपीरियर समझते हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट जजेस मामूल के मुताबिक समाअत करते हैं। कुछ जजेस जो हैं वो दरख्वास्त सुनते हैं, कुछ अपील सुनते हैं। एक जज दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क दे तो मुमकिन है कि इसे किसी दूसरे केस में उसका जवाब भी मिले। यानी यहाँ पे हसन अजहर रिजवी साहब ने एक तरीके से काजी फैसल साहब को जवाब दे दिया। लेकिन ये बात कहाँ से शुरू होती है, ये बात कहाँ से शुरू होती है, ये भी तो, इसका भी तो आगाज़ होना चाहिए, ये भी तो बताया जाना चाहिए। तो नाज़रीन ये रिजवी साहब ने का एक ये नोट तो आ गया, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाज़रीन एक फ़ैसला दिया गया था, आपको याद होगा कि उस फैसले के बाद 12 जुलाई के फैसले के बाद नईम अख्तर अफ़गान साहब का इख्तलाफी नोट आया था। उस इख्तलाफी नोट में दोनों जज साहबान ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कुछ ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि ये अब उनकी ऑब्ज़र्वेशन क्या थी कि ये फ़ैसला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं दिया गया, और उन्होंने ज़री सी बात है कि उस फैसले के साथ इख्तलाफ ही करना था। तो अब नाज़रीन ये हुआ है, बल्कि उस पूरे जजमेंट में जो इख्तलाफ किया अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अख्तर अफ़गान साहब ने, कहीं साथी जजेस का नाम नहीं लिखा गया। उनके नोट में ही लिखा गया वेरियस मेंबर ऑफ द बेंच। बहुत सारा जो वक्त है वो जजेस के सवालात पूछने में गुजर गया, और सलमान अकमल साहब की बात लिखी कि हमने जब इनसे पूछा कि आपने मखसूस नशिस्तें लेनी है तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फ़ैसलों में जो गलतियाँ वो जज साहबान समझते थे उनकी निशानदेही की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 41 और 39 को ये जो बाइफर्केशन की गई है ये आइन के मुताबिक नहीं है। और ये भी जज साहबान ने दोनों ने लिखा था, अमीनुद्दीन खान साहब ने, नईम अख्तर अफ़गान साहब ने, कि जो 41-39 अरकान हैं, अगर ये अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बाद अब ये कोई और इक़दाम उठाते हैं, किसी और सियासी जमात में जाते हैं, तो अपनी नशिस्तें खो बैठेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे इन दोनों जज साहबान ने मेजॉरिटी जज साहबान का नाम तक नहीं लिखा, उनका जिक्र तक नहीं किया, किसी जज का जिक्र नहीं किया। या तो लिखा वेरियस मेंबर ऑफ द बेंच या फिर लिखा मेजॉरिटी जजमेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि जो 120 पैराग्राफ है जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया मखसूस नशिस्तों का, उसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब का नाम लिया गया, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम लिया गया, उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन पास की गई, और ये भी लिखा गया उस अपना तफसीली फ़ैसले में कि हम तो रिस्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये जो जजेज़ हैं अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब, इन्होंने कर्टसी भी नहीं दिखाई, इन्होंने रिस्टेन भी नहीं किया, और उनके जज होने के ऊपर जो है वह सवाल उठा दिया गया कि जो रवैया अमीनुद्दीन खान का है या नईम अख्तर अफ़गान का है ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं होता। और फिर आगे चल के एक और बात पे लिखी गई कि ये भी कहा था कि ये दोनों जज साहबान ने जो नोट लिखा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंडरमाइन किया है। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने भी किसी का नाम नहीं लिखा था, ना अफ़गान साहब ने, लेकिन आपने अपने तफसीली फ़ैसले में उन दोनों जज साहबान का नाम लिखा, और तफसीली फ़ैसले पे जिन जज साहबान ने सिग्नेचर किए उसमें हसन अज़हर रिज़वी साहब के दस्तखत भी मौजूद थे। तो ये मेरे ख्याल से ये नोट लिखते हुए हसन रिज़वी साहब को फिर ये भी सोचना चाहिए था, जान के मान पाते हुए, कि हम पहले ख़ुद भी ये कर चुके हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।